हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। क्लास 12th के रसायन विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज को अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज आप लोग इस वीडियो में रसायन विज्ञान विषय की एक नई यूनिट पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करेंगे। पृष्ठ रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर होने वाली भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। इस पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित 3 परिघटनाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइड। किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं के जमा होने की क्रिया को अधिशोषण कहते हैं। चूँकि द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं के जमा होने के एग्जाम्पल बहुत ही कम मिलते हैं, अतः अधिशोषण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किसी ठोस की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणुओं के जमा होने की क्रिया को अधिशोषण कहा जाता है। जिस ठोस की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणु जमा होते हैं उसे अधिशोषक कहते हैं, और जिस पदार्थ के अणु ठोस की सतह पर जमा होते हैं उसे अधिशोष्य या अधिशोषित पदार्थ कहा जाता है। अधिशोषण के विपरीत की क्रिया अर्थात अधिशोषित पदार्थ को अधिशोषक की सतह से हटाने की क्रिया को हम विशोषण कहते हैं। जैसे अधिशोषण के कुछ एग्जाम्पल हैं, जब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या क्लोरीन आदि गैस को एक बंद बर्तन में ले लिया जाए और उसमें चारकोल का चूर्ण रख दिया जाए, तो कुछ समय बाद हमें ये देखने को मिलता है कि पात्र में गैस का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। चारकोल के चूर्ण की सतह पर गैस के अधिशोषण के कारण गैस का दाब कम हो जाता है। एक और दूसरा उदाहरण है, जो अशुद्ध शर्करा होती है उसका जलीय विलयन हल्के पीले रंग का होता है। जब अशुद्ध शर्करा के जलीय विलयन में जंतु चारकोल की परतों पर से प्रवाहित करते हैं तो रंगीन अशुद्धियां चारकोल पर अधिशोषण के कारण विलयन रंगहीन हो जाता है। अधिशोषण तथा अवशोषण में मुख्य अंतर यह है कि अधिशोषण एक सतही परिघटना है, जबकि अधिशोषण एक स्थूल या बल्क फिनोमिनन है। इसका अर्थ ये होता है कि अधिशोषित पदार्थ के जो अणु हैं वो केवल अधिशोषक की सतह पर ही जमा होते हैं और उसके स्थूल में गहराई पर नहीं जाते हैं, जबकि अवशोषण में अवशोषित पदार्थ के अणु अवशोषक की सतह पर और उसके संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित रहते हैं। अधिशोषण तथा अवशोषण को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे जब एक चाक को स्याही में डुबोया जाता है तो चाक की सतह नीली हो जाती है, और जब चाक को तोड़ देते हैं तो ये पाते हैं कि अंदर से वह सफ़ेद है। कारण यह है कि रंगीन पदार्थ चाक की सतह पर जमा हो जाते हैं, जबकि विलायक चाक के स्थूल में अंदर तक चला जाता है। इस प्रकार चाक द्वारा रंगीन पदार्थों का अधिशोषण होता है और विलायक का अवशोषण होता है। इसी तरह से एक अन्य एग्जाम्पल है, जब एक स्पंज को जल में डुबोया जाता है तो जल स्पंज की सतह व स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाता है तथा उसका अवशोषण हो जाता है। सिलिका जेल वाष्पों को अधिशोषित करता है, जबकि निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जल वाष्पों को अवशोषित करता है। शोषण की क्रिया में अधिशोषित पदार्थ तथा अधिशोष्य के मध्य आकर्षण बल के कारण एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिस कारण अधिशोषण सदैव ऊष्माक्षेपी होता है और डेल्टा एच का मान सदैव ऋणात्मक होता है। ठोस पदार्थों द्वारा गैसों का अधिशोषण 2 प्रकार से होता है। एक भौतिक अधिशोषण
तथा दूसरा रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में जब गैस के अणु ठोस की सतह से वान डेर वाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं तो इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का चारकोल द्वारा अधिशोषण भौतिक अधिशोषण का एक उदाहरण है। रासायनिक अधिशोषण जब गैस के अणु या परमाणु ठोस की सतह से रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण या रसोपशोषण कहा जाता है। रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः रासायनिक अधिशोषण को सक्रियकृत अधिशोषण भी कहते हैं। भौतिक तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष से दुर्बल वान डेर वाल बलों से जुड़े होते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष से रासायनिक बंधों के समान प्रबल बलों से जुड़े होते हैं। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण में बहुअणुक परत बनती हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एकल अणुक परत ही बनती है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ता है फिर घटता है। भौतिक अधिशोषण में कोई नया रासायनिक यौगिक नहीं बनता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक नया पृष्ठीय यौगिक बनता है। अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले अधिशोष्य की प्रकृति। किसी ठोस द्वारा किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये पाया गया कि भौतिक अधिशोषण में सरलता से द्रवित होने वाली गैसें अर्थात जिनका क्रांतिक ताप उच्च होता है अधिक सरलता से अधिशोषित हो जाती हैं। अधिशोषक की प्रकृति। वह पृष्ठ जिस पर अवशिष्ट संयोजकताएं अधिक होती हैं उसकी अधिशोषण क्षमता भी अधिक होगी। अपूर्ण डी उपकोषों की उपस्थिति तथा उच्च आवेश और आकार अनुपात के कारण डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं वो एक अच्छी अधिशोषक की तरह कार्य करती हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल। ठोस अधिशोषक की सतह पर एक अवशिष्ट बल क्षेत्र का होना आवश्यक है। ये क्षेत्र जितना अधिक होगा अधिशोषण की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। चूँकि अधिशोषण एक पृष्ठ घटना है अतः अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी सतह पर उतना ही अधिक अधिशोषण होगा। अतः एक बड़े ठोस की तुलना में सूक्ष्म विभाजित छोटे छोटे कणों में अधिशोषण की प्रकृति सबसे अधिक होती है। अधिशोषण पर ताप का प्रभाव। चूँकि अधिशोषण की क्रिया सदैव ऊष्मा छिपी होती है और इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। चूँकि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय है अतः लासातेलिए के नियम अनुसार कम ताप भौतिक अधिशोषण के लिए अनुकूल होता है। रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध बनते हैं अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होती है जो प्रायः अनुत्क्रमणीय होती है। किसी भी अन्य रासायनिक अभिक्रिया की तरह इस अभिक्रिया का वेग भी ताप बढ़ाने पर बढ़ता है अर्थात ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण पहले एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। अधिशोषण समताप। स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक की एक निश्चित मात्रा के द्वारा अधिशोषित पदार्थ की मात्रा तथा साम्य दाब के मध्य संबंध को एक गणितीय व्यंजक के द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे अधिशोषण समताप कहते हैं। अधिशोषण की व्याख्या करने के लिए प्रायः निम्नलिखित दो समतापों का प्रयोग किया जाता है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप तथा लैंगम्यूर अधिशोषण समताप। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में केवल फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप ही है जिसकी जानकारी हम आप लोगों को दे रहे हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा दाब के साथ परिवर्तित होती है। किसी निश्चित ताप पर किसी ठोस द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा तथा गैस के दाब के मध्य ग्राफ खींचने पर एक वक्र प्राप्त होता है जिसे अधिशोषण समताप कहा जाता है। फ्रेंडलिक ने 1909 में स्थिर ताप पर किसी ठोस अधिशोषक द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा व गैस के दाब के मध्य एक
संबंध स्थापित किया। इस संबंध को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। x/m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, जहाँ x अधिशोषित गैस का द्रव्यमान, m अधिशोषक का द्रव्यमान, p गैस का दाब, k तथा n नियतांक हैं। k व n के मान अधिशोषक व गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। 1/n का मान 0 से 1 तक होता है। इस समीकरण को फ्रेंडलिक समीकरण कहते हैं। x/m तथा p के मध्य संबंध को एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समताप से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अति न्यून दाब पर वक्र एक सीधी रेखा है, अर्थात x/m इक्वल टू k इंटू पी। अति न्यून दाब पर अधिशोषण प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। माध्य दाब पर एक घुमावदार वक्र प्राप्त होता है, अर्थात x/m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n। माध्य दाब पर अधिशोषण भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया है, जबकि उच्च दाब पर अधिशोषित पदार्थ की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात x/m इक्वल टू k इंटू पी की पावर 0। उच्च दाब पर अधिशोषण शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। फ्रेंडलिक समीकरण का लघुगणक लेने पर एक समीकरण प्राप्त होती है। log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/m इंटू log p। यदि log x/m को y अक्ष पर तथा log p को x अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसकी प्रवणता या स्लोप 1/n के बराबर होती है तथा y अक्ष से कटा अंतःखंड इंटरसेप्ट जो होता है वो log k के बराबर होता है। ये पाया गया है कि कम दाब पर log x/m तथा log p के मध्य आरेख एक सरल रेखा है, लेकिन उच्च दाब पर ग्राफ के सरल रेखा गुण में विचलन पाया जाता है। अधिशोषण की घटना के अनेक अनुप्रयोग ज्ञात हैं, जिनमें से कुछ हम आपको लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहला गैस मास्क में। गैस मास्क एक ऐसा उपकरण है जो विषैली गैसों को अधिशोषित कर लेता है। इस उपकरण का उपयोग विषैली गैसों को अधिशोषित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार श्वसन के लिए वायु शुद्ध हो जाती है। फिर अगला अनुप्रयोग आता है नमी के शुष्कीकरण में। कुछ पदार्थों जैसे सिलिका है, एल्यूमिना है, जल को अधिशोषित करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है इनमें। इन पदार्थों का उपयोग वायु में उपस्थित जलवाष्प या नमी को कम करने या हटाने के लिए किया जा सकता है। सिलिका जेल का उपयोग भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में नमी के शुष्कीकरण अर्थात नमी को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें एक छोटा सा पाउच रखा रहता है, उसमें सिलिका जेल होता है जो कि अंदर की नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगला है रंगीन पदार्थों का निष्कासन। जंतु चारकोल रंगीन अशुद्धियों को अधिशोषित करके विलयन से रंग को हटा देता है। जंतु चारकोल का उपयोग गन्ने की चीनी के निर्माण में व्यंजक के रूप में किया जाता है। विषमांगी उत्प्रेरण में अधिकांश विषमांगी उत्प्रेरण की अभिक्रियाएं ठोस उत्प्रेरक पर गैसीय अभिकारकों के अधिशोषण से संपन्न होती हैं, जैसे सूक्ष्म विभाजित निकिल चूर्ण के का उपयोग जो होता है वो तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। इसी तरह से सूक्ष्म विभाजित वैनेडियम पेंटॉक्साइड का उपयोग H2SO4 के निर्माण की संपर्क विधि में किया जाता है। अगला अनुप्रयोग अधिशोषण का आता है अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। चारकोल द्वारा गैसों के अधिशोषण की मात्रा में अंतर के कारण भिन्न भिन्न तापों पर अक्रिय गैसों के मिश्रण को नारियल के चारकोल पर अधिशोषित करके पृथक किया जा सकता है। कठोर जल के मृदुकरण में हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है कि कठोर जल को जियोलाइट जो कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से होता है उससे भरे हुए एक स्तंभ में गुजारा जाता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो कि कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं सोडियम आयनों का एक्सचेंज करते हुए जियोलाइट पर अधिशोषित हो जाते हैं और उपयोग किए हुए जियोलाइट का 10% सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ पुनः उसे
जियोलाइट में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी तरह से अधिशोषण के और अन्य अनुप्रयोग ज्ञात हैं, जैसे जल के विआयनीकरण में, विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, फेन प्लवन विधि में, क्रोमेटोग्राफी में, अधिशोषण सूचक में। अधिशोषण के अनुप्रयोग ज्ञात हैं।